प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों ये हमारा रिवीजन सेशन है INIFS यूनिट नंबर 30 का, जो कि बेस्ड है मनी मार्केट। पिछले यूनिट नंबर 29 में मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझाया था, उसी का एक पार्ट था मनी मार्केट। आज हम लोग मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे। अगले 10 से 15 मिनट को आप ध्यान से सुनिए, पूरा चैप्टर में रिवाइज करवा दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और यदि आप इसको ध्यान से सुनते हैं दोस्तों, निश्चित रूप से सारा पॉइंट कवर होगा, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होगा, सिंपल भाषा में कवर होगा और निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे MCQ को सॉल्व करने में इस वीडियो को सुनने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए दोस्तों, मनी मार्केट को कहा जाता है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ब्लड स्ट्रीम कहा जाता है। मनी मार्केट जो है इट्स जस्ट लाइक अ ब्लड स्ट्रीम ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये बहुत क्रूशियल है सेंट्रल बैंक के लिए। यहाँ लिखा गया है ना, इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर सेंट्रल बैंक ऑपरेशन। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं, ठीक है, ओवरनाइट से लेकर 1 साल तक के, और जो कि समझिए कि हमारे फाइनेंस का मनी पार्ट होता है। इसका जॉब है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि बैलेंस करना, कितना पैसा अवेलेबल है और कितना रिक्वायरमेंट है, यानी सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करना। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये बोरोइंग और लैंडिंग को स्मूथ बनाता है, यानी बोरोइंग और लैंडिंग को एफिशिएंट करता है। सेंट्रल बैंक जो है स्टेप करती है ताकि इस फ्लो को मैनेज करे जब भी जरूरत हो। मतलब सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन जरूरी होती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। इसका मेन गोल क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक का, तो वो ये है कि जो मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है उसको की पॉलिसी रेट से अलाइन करना। ठीक है, समझिए कि हम कार को स्टीयर कर रहे हैं ताकि वो ऑन कोर्स रहे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं। तो मनी मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। तो जहाँ पे बैंक्स और बड़े बड़े प्लेयर जो है, ये वो जगह है जहाँ पे बैंक और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जैसे कि प्राइमरी डीलर, वो लैंड करेंगे या कैश को बोरो करेंगे। कॉल मनी याद रखिएगा 1 दिन के लिए होता है, ठीक है। फिर नोटिस मनी जो है 2 से लेके 14 दिन तक होता है, और टर्म मनी जो है 1 साल तक जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अब देखिए इंटरेस्ट रेट जो है मूव करता है इस बात पे डिपेंड करते हुए कि कितना कैश हमारे पास है। सो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। रिजर्व बैंक मॉनिटर करती है सभी चीज़ों को, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बैंक हो चाहे बिग फाइनेंस प्लेयर हो या कुछ स्पेशल फंड हो, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी पार्टिसिपेंट में बैंक, प्राइमरी डीलर, DFIs, इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेकिन जो नॉन बैंक प्लेयर है वो लैंड कर सकते हैं इफ़ दे हैव परमिशन, यदि उन्हें परमिशन मिला है तभी लैंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बैंक का अलग अलग रूल है, कितना वो लैंड कर सकते हैं, कितना वो बोरो कर सकते हैं। सभी बैंक के लिए अलग अलग नियम बनाया गया है, और ये जो नियम है ना, ये जो रूल है ना, ये बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया जाता है और RBI के द्वारा भी रेगुलेट किया जाता है। अब मैं आपको नियम समझाता हूँ। यदि हमारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है या हमारा पेमेंट बैंक है या हमारा RRB है, तो वो अपने कैपिटल फंड का एक सर्टेन परसेंटेज जो है शॉर्ट टर्म लोन के लिए लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है तो उसके लिए जो कॉल और नोटिस मनी में लिमिट डाला गया है, उनका जो कैपिटल फंड है उसका 100% है एवरेज इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, और किसी दिन के लिए फोर्टनाइट है मतलब 14 डेज में। तो 14 डेज में एवरेज कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए, और किसी पार्टिकुलर दिन में 125% होना चाहिए। टर्म मनी का जो हमारा प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट है वो इंटरनल बोर्ड अप्रूवल लिमिट होता है, प्रूडेंशियल लिमिट फॉर इंटर बैंक। अब देखिए ये तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक था, यानी SCB की बात की अभी हमने की 100% और 125%। और यदि पेमेंट और RRB की बात करें तो शेड्यूल बैंक से सिमिलर ही होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक का अपना लिमिट है। अब वो यहाँ पे देख सकते हैं, इनका एग्रीगेट डिपॉजिट देखा जाता है। अभी हमने पीछे क्या देखा था? पीछे देखा था इन लोगों का कैपिटल फंड, जबकि यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट डिपॉजिट का 2%, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए लिमिट है, प्रूडेंशियल लिमिट बोलते हैं इसे। प्राइमरी डीलर के लिए कॉल और नोटिस मनी में इनका जो NOF है, NOF क्या होता है? नेट ऑन फंड होता है। नेट ऑन फंड का 225% है। और टर्म मनी का, यदि प्राइमरी डीलर को टर्म मनी दिया जाए तो उनका भी जो है NOF का 225% है। इतना तो प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर में ज़्यादा लिमिट डाला गया है क्योंकि उनके फंड शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं चाहे लॉन्ग टर्म के लिए फंड हो। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म फंड कहलाएगा, पता होगा आपको, और ये हमारा लॉन्ग टर्म फंड कहलाएगा। दोनों केस में इनके लिए ज़्यादा लिमिट होता है,
ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि मनी मार्केट का जो ट्रेड है ना इलेक्ट्रॉनिकली होता है, किसके माध्यम से? एनडीएस कॉल सिस्टम के माध्यम से, जो कि आरबीआई के द्वारा रन किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनडीएस कॉल सिस्टम के द्वारा ट्रेड रन किया जाता है और ये आरबीआई के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ये सिस्टम जो है हेल्प करता है डील को नेगोशिएट करने में, नेगोशिएशन ऑफ डील में हेल्प करता है। तो जब बात आती है सेटलमेंट की, व्हेन इट्स टाइम टू सेटल अप, ठीक है, देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तब जब बात आती है सेटलमेंट की, तो पैसा को दूसरे आरबीआई सिस्टम के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम लोग आरटीजीएस बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। तो सेटलमेंट किया जाता है आरटीजीएस के माध्यम से, जिसके द्वारा क्या होता है कि बैंक के बीच में मूवमेंट जो है पैसे का तुरंत हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है। तो यदि आपने बोरो किया है मनी, इफ़ यू हैव बोरोड मनी, ठीक है, तो आप उसको आरटीजीएस के माध्यम से तुरंत पे कर सकते हैं ड्यू डेट में। यहाँ तक क्लियर है? आप ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रेजरी बिल आपको पता होगा शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है 3 फ्लेवर में आता है, टाइप्स 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। आप जो है उससे ले सकते हैं ऑक्शन के माध्यम से, जहाँ पे आप या तो कॉम्पिटिटिवली या नॉन कॉम्पिटिटिवली बिड कर सकते हैं। 2 तरह का बिडिंग होता है, कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव। ये ओपन होता है रेजिडेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट से, या कुछ नॉन रेजिडेंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कानून है। सभी पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को कवर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यदि आपको किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जेआईबी से रिलेटेड। यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है क्विक रिवीजन के लिए, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। एंड अब हम लोग बात करते हैं ये ओपन होता है इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट एंड सम नॉन रेजिडेंट। एलिजिबल इन्वेस्टर में गवर्नमेंट कंपनी या रेगुलर पीपल आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट को स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है, मैंने बोला था ना, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए और फेमा से कॉम्प्लायंस चाहिए, ठीक है। नॉन रेजिडेंट नीड स्पेशल अप्रूवल। अब देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग एक ऑप्शन होता है कुछ ग्रुप के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव। अभी मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी एक ऑप्शन होता है कुछ ग्रुप के लिए, जिसके अंदर कुछ इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है ओपन टू सर्टेन एंटिटी लाइक स्टेट गवर्नमेंट, एलिजिबल प्रोविडेंट फंड और या डिजिग्नेटेड फॉरेन सेंट्रल बैंक, इसके अंदर इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि जो रेगुलर फॉल्क होते हैं वो ट्रेजरी बिल ऑक्शन को ज्वाइन करते हैं विदाउट कम्पीटिंग विद वीक प्लेयर। मतलब रिटेल इन्वेस्टर ये ना होंगे, रिटेल इन्वेस्टर जो है नॉन कॉम्पिटिटिवली पार्टिसिपेट करते हैं विद मैक्सिमम 5% एलोकेशन विद इन द नोटिफाइड अमाउंट, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, बिड्स थ्रू रिटेल डायरेक्ट पोर्टल अलाउड। मतलब क्या होता है कि ये बिड अपने टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है उसके 5% तक बिड कर सकते हैं, यानी तो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से भी बिडिंग होता है। जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए एलिजिबल होते हैं वो भी बिड कर सकते हैं कॉम्पिटिटिवली बिना किसी लिमिट का। वही कहा जा रहा है कि एंटिटीज एलिजिबल फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग कैन ऑल्सो बिड कॉम्पिटिटिवली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ऑक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, ठीक है। ऑक्शन इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। आरबीआई का सिस्टम होता है जिसको हम लोग ई कुबेर सिस्टम बोलते हैं, इसके थ्रू ऑक्शन किया जाता है। तो बिड्स जो है ऑनलाइन सबमिट किया जाता है, बिड सबमिटेड इलेक्ट्रिकली वर्सेस वाया आरबीआई ई कुबेर सिस्टम। यदि सिस्टम क्रैश कर गया, यदि मान लीजिए कि सिस्टम क्रैश कर गया तो फिजिकल बिड को बैकअप के रूप में अलाउ किया जाता है। फिजिकल बिड एक्सेप्टेड ओनली इन द सिस्टम फेलियर, वही कहा जा रहा है। इफ द सिस्टम क्रैशेस देन फिजिकल बिड्स आर एक्सेप्टेड इन द केस ऑफ सिस्टम फेलियर। अब मैं आपको ट्रेजरी बिल के बारे में कुछ और पॉइंट बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल जो है 3 टाइप का होता है, 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। और जो गवर्नमेंट है वो 21,000 करोड़ वर्थ ऑफर करती है ऑक्शन के लिए। अब देखिए जो सेटलमेंट होता है ना वो या तो T+1 बेसिस पे होगा। मतलब T+1 के मतलब क्या हुआ, जस्ट आफ्टर द ऑक्शन, आफ्टर द ऑक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑक्शन के तुरंत बाद होगा सेटलमेंट, राइट। तो अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, सेटलमेंट हैपेंस ऑन द T+1 बेसिस विच इज एडजस्टेड फॉर हॉलीडे। आप मिनिमम जो है 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10,000 के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसे जो है डिस्काउंट पे बेचा जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस टू देयर फेस वैल्यू ऑफ ₹100, ठीक है। सो दे आर कोटेड एट डिस्काउंटेड प्राइस टू पार वैल्यू ऑफ ₹100। ये बातें ध्यान रहेंगी। अच्छा, अब जब ये मैच्योर हो जाएगा, एक पॉइंट और समझिए, जब ये ट्रेजरी बिल मैच्योर हो जाएगा तो पार वैल्यू पे रिडीम होता है। दे आर पेड वैल्यू, मतलब पार वैल्यू होता है फेस वैल्यू, तो जो उनका फेस वैल्यू था उसी पे रिडीम होगा, और जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है इशू प्राइस का वो आपका रिटर्न होता है। मतलब देखिए एक तो हमारा इशू प्राइस हो गया और एक पार वैल्यू हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, जो कि है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ट्रेडेबल मनी टूल है जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है,
ठीक है। सो दिस इज इशूड इन डिमेटलाइज फॉर्म बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरआरबी एसएफबी एंड सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये समझिए कि डिजिटल आईओयू की तरह काम करता है, आप उसे डिस्काउंट पे खरीदते हैं और फुल अमाउंट जो है आपको वापस में बाद में मिल जाता है। तो वही लिखा गया है, डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस रिडीम्ड एट पार वैल्यू। अब देखिए सीडी का जो टेनर होता है ना वो 7 डेज से लेकर 1 वीक से लेकर 1 साल तक होता है, जो कि यूजुअली 3 महीना 6 महीना या 12 महीना टेनर का होता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है सीडीज के रिगार्डिंग। उसके बाद दोस्तों कोई भी इसे खरीद सकता है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, किसी भी द्वारा खरीदा जा सकता है। उसके बाद आपको कम से कम 5 लाख चाहिए मिनिमम अमाउंट और उसका मल्टीपल चाहिए। मेनली बैंक, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट या पेंशन फंड के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है। बैंक को परमिशन चाहिए होता है उसे लोन कोलेटरल के रूप में यूज, बैंक लोन ग्रांट कर सकती है लेकिन आरबीआई का परमिशन चाहिए, मतलब आरबीआई के परमिशन के बिना बैंक जो है सीडी के अगेंस्ट लोन ग्रांट नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बायबैक पे जो है आपको 7 डेज़ के बाद अलॉ किया जाता है, मतलब इशू डेट के 7 दिन के बाद आप इसे बायबैक अलॉ किया जाता है। अब देखिए वापस खरीदना प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर समझिए कि शॉर्ट टर्म आईओयू है जो कि आरबीआई के द्वारा लाया गया था बड़ी बड़ी कंपनी के लिए जिसके पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री है। तो वही कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा 1990 में लाया गया था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के रूप में। ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर के लिए, यानी कुछ ऐसे बोरोवर होते हैं ना जो हाई रेटेड होते हैं उनके लिए कमर्शियल पेपर लाया गया था। अब कौन कौन इशू करते हैं इसे? तो समझिए कि एक प्रॉमिस है कि मैं पैसा को वापस पे कर दूंगा बिना किसी एसेट को इसको बैक किए हुए। तो देखिए इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी, एनबीएफसी, एएफआई, दूसरे एलिजिबल एंटिटीज़ हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए बैंक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस होना चाहिए और आपको आरबीआई का परमिशन मिलना चाहिए। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि फंड बेस्ड फैसिलिटी फ्रॉम बैंक एज अदर एलिजिबल क्राइटेरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट एंटिटी, तो एंटिटी इज फिजिकली परमिटेड बाय आरबीआई। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट को और समझिए, बताया जा रहा है कि चाहे कहीं भी कोई भी आदमी, चाहे वो भारत का हो या विदेश का हो, जिसे फेमा के अंदर अलॉ किया जा रहा है वो सीपी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, एज पर फेमा 1999 वो सीपी में यानी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट बताया है लेकिन आप जो है सीपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया गया, जो हुम यू आर क्लोजली रिलेटेड टू। समझिए कंपनी जिससे आप क्लोजली रिलेटेड हैं वहाँ के सीपी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि कंपनी जो सीपी इशू करेगी ना उसके पास एक अच्छा क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए सेबी अप्रूव्ड एजेंसी के। अब देखिए सेबी के कुछ अप्रूव्ड एजेंसी होते हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कंपनियां का। तो इस जो कंपनी सीपी में इंटरेस्टेड है इशू करेगी उसके पास अच्छा क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, कम से कम A3 का तो क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, मिनिमम A3 का। यदि कुछ इशूज़ हैं वो इशू कर सकती है सीपी को 1000 करोड़ का। ठीक है, यदि वो सीपी को इशू करती है ओवर 1000 करोड़ इन ईयर, मतलब साल में 1000 करोड़ से ऊपर का सीपी इशू करती है, सीपी यानी कि कमर्शियल पेपर, तो उनको रेटिंग 2 एजेंसी से लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस केस में दे नीड एटलीस्ट रेटिंग फ्रॉम एटलीस्ट 2 CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और जो 2 रेटिंग में लोअर होगा वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो एक सीपी जो 1 वीक से लेकर 1 साल तक हो सकता है, लेकिन लॉन्गर जो हमारा इशूअर का क्रेडिट रेटिंग है उसे लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है ना मैच्योरिटी डेट कैन नॉट एक्सीड वैलिडिटी ऑफ इशूअर क्रेडिटर। और सीपी के तो कोई इशू किया जा सकता है, कुछ सर्टेन एलिजिबल कंपनीज ही सीपी को इशू कर सकती हैं। देयर आर सर्टेन एलिजिबल कंपनी हु कैन इशू सीपी। देखिए फिर पॉइंट बताया जा रहा है कि कंपनी जो सीपी इशू करेगी अपने आप इशू करेगी और उस लिमिट तक से लिमिट जो बोर्ड के द्वारा सेट किया गया है उसके अंदर इशू करेगी, या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने लिमिट सेट करके रखा है उसके अंदर करेगी। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर सकते हैं कितना सीपी वो इशू करेंगे बेस्ड ऑन देयर फाइनेंस। अब ये तो कंपनी की बात मैंने आपको बता दिया। बैंक के केस में क्या है? बैंक के केस में जो है ना फाइनेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है अपने नेट ऑन फंड का 100% से ज़्यादा नहीं होगा। लिखा है ना कि चाहे फाइज हो तो नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ द नेट ऑन फंड। तो नेट ऑन फंड मान लीजिए 500 करोड़ है तो उसका 100% 500 करोड़ होगा। 500 करोड़ के ऊपर का सीपी को इशू नहीं किया जाएगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फिर दोस्तों सीपी आप किसी भी इंडिविजुअल को बेच सकते हैं, बैंकिंग कंपनीज को, कॉर्पोरेशन को, एनआरआई को, एफआईआई को बेच सकते हैं। तो सीपी किसी को भी बेचा जा सकता है और इसे आप बेच सकते हैं डिस्काउंट पे। और बड़े बड़े प्लेयर में देखिए कुछ इन्वेस्टर का मैं आपको नाम बताता हूँ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं सीपी में, म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी। और एक और पॉइंट बताया जा रहा है कि इसे आप डिस्काउंट पे बेच सकते हैं और बड़े बड़े प्लेयर के बीच में इसे ट्रेड किया जाता है स्पेशल मार्केट में। और जो इशूअर होते हैं और जो बायर्स होते हैं वो एग्री करते हैं प्राइस में। इशूअर उसको वापस खरीद सकता है 1 महीना पे,
चलिए अब हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रेपो समझिए कि शॉर्ट टर्म लोन है जहाँ पे आप कुछ चीज़ वैल्यूबल के कोलेट्रल के रूप में यूज़ करते हैं। व्हेन यू यूज समथिंग एज समथिंग वैल्यूबल एज कोलेट्रल, तो कुछ वैल्यूबल को आप कोलेट्रल के रूप में यूज़ करते हैं। एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन समझिए रेपो होता है। तो आप मान लीजिए कि एक सिक्योरिटी बेच रहे हैं एक एग्रीमेंट के साथ कि उसको वापस आप खरीद लेंगे सेट प्राइस पे। सो ये हमारा रेपो में आएगा। ठीक, एग्रीमेंट फॉर बाइंग बोरोइंग एंड लैंडिंग फॉर ऑन कोलेटराइज्ड बेसिस इन्वॉल्विंग सेलिंग सिक्योरिटी विद एग्रीमेंट टू प्री परचेज एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। अब देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है कि सेलर को कैश मिलेगा और बायर को सिक्योरिटी मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, शॉर्ट टर्म लोन है यहाँ पे आप किसी वैल्यूबल चीज़ को कोलेटरल के रूप में दे रहे हैं। तो आप सिक्योरिटी को बेच रहे हैं एक एग्रीमेंट के साथ कि इसको वापस खरीद लेंगे बाद में एक सेट प्राइस पे। सेलर को कैश मिलेगा और बायर को सिक्योरिटी मिलेगा। यही बताया जा रहा है, रेपो में यही होता है। उसके बाद दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होता है इस लोन पे उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अब देखिए ये जो है कुछ सर्टेन पार्टीज के बीच में ही ये लॉ किया जाता है और अप्रूव्ड एसेट होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं या दूसरे लिस्टेड बॉन्ड होते हैं। राइट, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कुछ अप्रूव्ड एसेट वाले केस में ही रेपो रेट एलिजिबल होता है। अब देखिए कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज़ का भी नाम याद दिया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, CP/CD। अच्छा, क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है? आप अपने रिलेटेड एंटिटी के सिक्योरिटी, जैसे देखिए एक्सक्लूड बोरोइंग अगेंस्ट ऑन और रिलेटेड एंटिटी सिक्योरिटी। तो इस केस में आप मान लीजिए कि कुछ रिलेटेड एंटिटी सिक्योरिटीज़ है उसके अगेंस्ट आप ये पार्टिकुलर नहीं कर सकते। रेपो रेट ये जो हमारा कंसेप्ट है रेपो रेट का ये नहीं ले सकते। ठीक है, कुछ स्पेशल सिक्योरिटी को आप रेपो रिटेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग एलिजिबल पार्टिसिपेंट की, तो रेपो के अंदर आप कैश को बोरो करते हैं, सिक्योरिटी को प्लेस करते हुए यही करते हैं ना, अपनी सिक्योरिटी को आपने गिरवी रख दिया और बदले में कैश ले लिया। तो ये जो है कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए है। फिर उसके बाद जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि RBI के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB, SIDBI के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स रेपो। तो देखिए रेपो से क्या होता है कि बैंक अपने कैश रिजर्व को मैनेज कर सकेंगे और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकेंगे। रिवर्स रेपो अपोजिट होता है, यहाँ पे कैश दिया जाता है और सिक्योरिटी जो है कोलेटरल के रूप में मतलब कैश देना और वापस में सिक्योरिटी के रूप में कोलेटरल के रूप में सिक्योरिटी लेना। ठीक है, तो बाइंग सिक्योरिटी एंड लैंडिंग शॉर्ट टर्म सरप्लस, यही होता है हमारा। तो दोस्तों रेपो हेल्प करता है बैंकों की अपने कैश रिजर्व को मैनेज करे और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करे। ट्राई पार्टी एजेंट क्या होता है दोस्तों, उसको समझिए। देखिए ट्राई पार्टी एजेंट देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है कि ट्राई पार्टी रेपो के बारे में बताया जा रहा है। ट्राई पार्टी रेपो के अंदर एक थर्ड पार्टी होता है जो कि कोलेटरल को मैनेज करेगा और सेटलमेंट प्रोसेस को मैनेज करेगा। मतलब थर्ड एंटिटी होता है जो कि इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है कोलेटरल सिलेक्शन के लिए और एक और चीज़ मैंने बताया आपको सेटलमेंट प्रोसेस के लिए, ताकि सभी के लिए आसान हो जाता है चीज़। ठीक है, तो ये रेपो ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है बोरोवर और लैंडर के बीच में। तो दोस्तों ट्राई पार्टी रेपो एक सेटअप था जो कि RBI के द्वारा लाया गया 2017 में। तो इसके अंदर क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होता है जिसको हम लोग ट्राई पार्टी एजेंट बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये जो है रेपो डील में हेल्प करते हैं बोरोवर और इन्वेस्टर के बीच में। तो ट्राई पार्टी रेपो एक सेटअप है जो कि RBI के द्वारा लाया गया 2017 में। इसके अंदर एक थर्ड पार्टी होता है जिसको ट्राई पार्टी एजेंट बोलते हैं जो कि हेल्प करता है रेपो डील के लिए बोरोवर और लेंडर के बीच में। तो ये जो एजेंट है ट्राई पार्टी एजेंट, ये जो है पूरे प्रोसेस का ध्यान रखता है, जैसे कोलेटरल क्या कौन सा चूज़ करना है, पेमेंट कैसे हैंडल करना है, इंश्योर करता है कि सभी चीज़ें स्मूथ रन करे। मैं वही बता रहा हूँ ना, कौन कौन सा सर्विस है ट्राई पार्टी एजेंट का, कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी, कोलेटरल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये बेसिकली ये श्योर करता है कि डील स्मूथली हो और सिक्योरली हो। ट्राई पार्टी एजेंट की बात हो रही है। अब देखिए एक पॉइंट समझिए, ट्राई पार्टी जो है ना इनफ कोलेटरल पिक करता है जो कि बायर के रिक्वायरमेंट को मीट करे। सो ट्राई पार्टी एजेंट सेलेक्ट सफिशिएंट कोलेटरल मीटिंग बायर्स क्रेडिट एंड लिक्विडिटी क्राइटेरिया। एक और पॉइंट समझिए कि वो पूरे डील को हैंडल करेगा। ही विल मैनेज द ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली। दे हैंडल द होल डील, इसमें कोलेटरल वैल्यू को मैनेज करना, उसे सेफ रखना। ठीक है, जो हमारा रिलेशनशिप है, दे डोंट चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर और टेक ऑन एनी रिस्क। तो जो बोरोवर और लेंडर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वो चेंज नहीं करता या कोई ट्रांजेक्शन रिस्क भी नहीं लेता है। यदि मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए,
ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो केवल वही पर्सन इफेक्ट होगा। तो डिफ़ॉल्ट इम्पैक्ट सोलली ऑन डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। CCIL और NSE के द्वारा अप्रूव्ड ट्राई पार्टी एजेंट है, तो ये अप्रूव किए जाते हैं इस रोल के लिए। इनको परमिशन चाहिए रिजर्व बैंक के द्वारा ताकि आप ये रोल को कर सकें। अब बात करें हम लोग एलिजिबल ट्राई पार्टी एजेंट की, तो दोस्तों ट्राई पार्टी एजेंट जो हो सकते हैं बड़े बैंक हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के द्वारा अप्रूव किए गए। इनको कम से कम 25 करोड़ चाहिए कैपिटल में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में, राइट। और उनको अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए और उनके उससे क्या फ़ायदा होगा, हैविंग देम हेल्प मेनी मोर कॉर्पोरेट ब्रोटेलर स्मूथली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है, हैविंग देम मेक्स कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेडिंग स्मूथर एंड टेकिंग सम स्ट्रेस। अब देखिए बैंक होल्डिंग अनइंकम्बर्ड यूजांस बिल, तो दोस्तों बैंक क्या करती है कि यूजांस बिल को होल्ड करती है जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। यदि बिल जो है एक डेरिवेटिव यूजांस प्रोमिसरी नोट DUPN टर्म में बिल मैच्योर हो गया, देखिए एक टर्म लिखा गया है DUPN का फुल फॉर्म क्या होता है, डेरिवेटिव यूजांस प्रॉमिसरी नोट। तो डेरिवेटिव एक DUPN टर्म होता है, यदि उस दौरान जो है हमारा बिल मैच्योर हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नए बिल के साथ। और DUPN समझिए कि एक प्रॉमिस नोट है जो कि लिंक्ड होता है, किसी से लिंक होता है, उन सभी बिल से। तो DUPN एक प्रॉमिसरी नोट है जो कि लिंक्ड होता है बिल से, लेकिन इसको आपको इंडोर्स नहीं करना है या फिजिकली हैंड ओवर करना है। इसका वैल्यू उन सभी बिल पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसे हम लोग डेरिवेटिव यूजांस प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। बैंक इन सभी बिल का रिकॉर्ड रखती है प्रत्येक नोट के लिए। अब मैं आपको कुछ बिल के बारे में समझाता हूँ। देखिए बताया जा रहा है कि बिल जो है रियल ट्रेड डील्स के द्वारा आएगा, किसी हाउसिंग या फाइनेंस कंपनी के द्वारा नहीं आएगा, राइट। देखिए यहाँ लिखा गया है कि एलिजिबल बिल मस्ट अराइज फ्रॉम बोनाफाइड ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग हाउस बिल एंड फाइनेंस कंपनी बिल। मतलब बिल जो आएगा रियल ट्रेड डील से आएगा, न कि किसी हाउसिंग या फाइनेंस कंपनी से आएगा। बिल जो है अनपेड होगा, राइट, दे शुड बी अनपेड, और जो है 90 दिन का से ज़्यादा का नहीं होगा, मैक्सिमम टेनर जो है 90 दिन का है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो डिस्काउंटेड होंगे, राइट। मतलब कि इंटरेस्ट जो है अपफ्रंट ले लिया जाएगा बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। बोरोवर जो है लोन अमाउंट प्लस माइनस द इंटरेस्ट दे देंगे, while the lender get the full amount back later। तो जो इंटरेस्ट रेट यूज़ किया जाएगा डिस्काउंटिंग के लिए वो जो है इफेक्टिव यील्ड से कम होगा, जो कि एक्चुअल रिटर्न होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द LTRO को कब लाया गया। देखिए दोस्तों RBI ने LTRO को लाया था 2020 में लाया था, ताकि बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कर सके और इंश्योर कर सके कि उनके पास इनफ कैश हो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया, सो दैट बैंक कैन लैंड मोर एंड मोर एंड ऑब्जेक्टिव दैट दे शुड इंश्योर। तो ये जो है 1 साल का और 3 साल का लोन देता है, जो कि टोटल जो है 1 लाख करोड़ का होता है पॉलिसी रेपो रेट पे। जो पहला 2 LTRO था वो 17 फरवरी और 24 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया 25,000 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है LTRO को कंडक्ट किया जाएगा, मतलब ये जो ऑपरेशन है LTRO वो रन करता है अलॉन्ग साइड एग्जिस्टिंग वन। बैंक इन सभी लोन के लिए अप्लाई करती है ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, देख सकते हैं फिक्स रेट पे ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक अप्लाई करती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिमांड है तो एक शेयर मिल जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट दे आस्क फॉर, और मिनिमम बिड अमाउंट जो है वो 1 करोड़ का है। अब एक होता है TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो TLTRO RBI के द्वारा लाया गया, जिसका मेन एम था कि हम स्पेसिफिक सेक्टर को जो कि कैश से फ्लस्ड है उसको ध्यान में रख सकें। तो ये ऑक्शन करता है पैसा बैंक को, उसे बताता है कि इसे सर्टेन कॉर्पोरेट सेक्टर एसेट में इन्वेस्ट करो। इनिशियली दे वर सपोज टू, तो देखिए एक और पॉइंट समझिए, TLTRO के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये मनी का ऑक्शन करेगा, बैंक को बताएगा उन्हें कि इन्वेस्ट करें सर्टेन कॉर्पोरेट एसेट में, राइट। तो बताया जा रहा है कि इनिशियली उन्हें इन्वेस्ट करना था सेफ कॉर्पोरेट डेब्ट में, ताकि मार्केट को स्टेबल रख सके कोविड के दौरान। बैंक डोंट नीड टू सेट असाइड कैश रिजर्व फॉर द एक्स्ट्रा लोन दे मेक यूजिंग TLTRO। मतलब बैंक को जो है ना क्या कहा जा रहा है कि बैंक को कुछ कैश रिजर्व नहीं रखना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा लोन वो TLTRO फंड के माध्यम से बनाती है। जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक के लिए वो फ्लेक्सिबल होता है, पॉलिसी रेपो रेट से टाइड अप होता है। और पॉइंट समझिए, देखिए बताया जा रहा है कि TLTRO क्यों लाया गया कि कोविड-19 का जो डिफ़िकल्टीज़ था
राइट। कॉर्पोरेट बॉन्ड, जब कॉर्पोरेट बॉन्ड एक टफ टाइम फेस कर रहे थे, सेट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया था, उस डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए लाया गया। इसका मेन गोल था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड के मार्केट को स्टेबल रखें। तो जो पहला TLTRO मार्च 27, 2020 को लाया गया और एंड इनिशियली देयर वर 4 रिजॉर्ट्स बाय अप्रैल 17। तो TLTRO मार्च 27, 2020 को लाया गया था, ठीक है। और 4 राउंड हो चुका है अप्रैल 17, 2020 तक। TLTRO 2.0 का एम है कि हमारा जो NBFC है उसको हेल्प करें फंड को इंजेक्ट करने बैंक के माध्यम से। बैंक TLTRO फंड मनी को यूज़ करती है सिक्योरिटी खरीदने में, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट से, और साथ ही साथ NBFC से डेप्ट या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। तो उसको स्प्लिट करना पड़ता है अपने परचेज को, हाफ जो है प्राइमरी मार्केट से लेती है, दूसरा हाफ जो है सेकेंडरी मार्केट से लेती है। अब देखिए RBI के बारे में बताया जा रहा है कि RBI TLTRO ऑक्शन को कंडक्ट करती है 3 साल में, 3 साल के लिए, जो कि टोटल जो है 1 लाख का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, TLTRO का ऑक्शन करती है 3 साल में, जो कि 1 लाख करोड़ का ऑफर करती है एज अ रेट टाइड टू द पॉलिसी रेपो।